नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी लूट की घटना हुई है। राजधानी में 8 किलोग्राम सोने की लूट हुई है। ये आईआईएफएल गोल्ड फाइनेंस कंपनी है जिससे लूट हुई। ये कंपनी अनीसाबाद इलाके में है जहां से लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और एक ही दिन में लूट की 2 बड़ी वारदात सामने आई है। ज्वेलरी शॉप, फाइनेंस कंपनी, दोनों से आज लूट हुई है। तो पटना में बड़ी खबर इस वक्त की, एक ही दिन में लूट की 2 बड़ी वारदात से सभी सकते में है, सभी लोग घबराए हुए हैं। ज्वेलरी शॉप और फाइनेंस कंपनी को लुटेरों ने निशाना बनाया है और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बहुत बड़ी लूट की घटना राजधानी पटना में हुई है। 8 किलोग्राम सोने की लूट राजधानी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आईआईएफएल गोल्ड फाइनेंस कंपनी जिससे लूटे गए हैं। और इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि अनीसाबाद इलाके में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अब लकीर पीटी जा रही है, लेकिन राजधानी में एक ही दिन में 2 बड़ी घटनाएं कैसे हो गई। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय मौजूद है। और संजय, हमें जरा बताइए कि क्या हकीकत है, क्योंकि जो इकबाल का सवाल है वो आज से नहीं पूछा जा रहा। अब आज एक दिन में 2 घटनाएं हो गई हैं, सवाल अब भी वही बरकरार है। क्या जवाब मिला है इस सवाल का? देखिए विवेक, पहली घटना को छोड़ भी दे, जो आभूषण दुकान में लूट हुई है उस घटना को छोड़ भी दे, तो निश्चित तौर पर ये घटना जो है, जो आईआईएफएल गोल्ड फाइनेंस कंपनी है उसका ये ऑफिस है, ब्रांच है, और यहाँ ब्रांच ओपन लिखा हुआ है, शाखा खुली हुई है। और इस जो कंपनी है इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। प्रोडक्ट्स और सेवाएं गोल्ड फाइनेंस करती है ये कंपनी, लोन पे गोल्ड देती है। और अनीसाबाद इसका ये ब्रांच है, ये अनीसाबाद आपको लिखा हुआ है। 9:30 बजे से 6 बजे तक ये ब्रांच का टाइम है और तकरीबन 3:30 बजे से 4 बजे की ये घटना बताई जाती है। 4 की संख्या में 2 अपराधी अंदर ब्रांच में घुस गए थे और इसके अलावा 2 अपराधी बाहर थे। जो गार्ड थे उनके साथ मारपिटाई की घटना को अंजाम दिया गया है। उनका सर जो है वो फूट गया है और उसके बाद तकरीबन 8 किलो सोना, आप अंदाजा लगा लीजिए, कोई 1-2 किलो सोने की बात नहीं है, 8 किलो सोना अपराधी लूट कर ले गए हैं, जो 4 की संख्या में थे। और लगातार जो कंपनी के अधिकारी हैं वो पूरे मामले में अपने स्तर से छानबीन कर रहे हैं और देख रहे हैं। देखिए, ब्रांच जरूर खोला जा रहा है लेकिन मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की मनाही है। देखिए किस तरीके से लगातार गेट को बंद किया जा रहा है। लेकिन पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने न्यूज 18 से इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें इस बात की जानकारी दी गई है कि 8 किलो सोना लूटा गया है और 8 किलो सोने का मार्केट वैल्यू जो 3 करोड़ से ऊपर है। एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर। और निश्चित तौर पर इस घटना ने पटना पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल इसलिए खड़ा कर दिया है कि दिखाएंगे कैसे ये घटना हुई होगी, कैसे लुटेरे आए होंगे, कौन सा ऐसा रास्ता था और भागने वाला रास्ता क्या था। जरा हमें दिखाइए कि क्या कैसे हुआ होगा जब ये घटना घटी होगी या जब लुटेरे यहां पर प्रवेश किए होंगे। देखिए विवेक, 2 घटना घटी है। एक घटना में तो अपराधी आया, उसके बाद वहां से वो भाग गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है जो भागते हुए अपराधी है। लेकिन ये दूसरी घटना है। इस दूसरी घटना में 4 की संख्या में अपराधी थे। आभूषण दुकान 5 की संख्या में अपराधी लूटने गए थे, लेकिन इसमें 4 की संख्या में लूटने गए हैं अपराधी और वो अपराधी लूट के भाग गए हैं। 8 किलो सोना अपने पास ले गए हैं। फिलहाल शास्त्री नगर इलाके में एक बड़ी छापेमारी जो है वो चल रही है और ये छापेमारी कहां तक कामयाब होगी ये फिलहाल बताना मुश्किल है। लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि पटना में पुलिस की कार्यशैली के आगे अपराधी जो है वो जब चाहे तब मनमाना अपना जो है वो इस कदर बेखौफ है कि जब चाहे तब आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल कंपनी के लोग लगातार यहां पहुंच रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई करती है पुलिस। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सबसे बड़ा सवाल कि बिहार में सबसे बड़ी सोने की लूट राजधानी पटना में ही हुई थी, जहां 14 करोड़ के सोने अपराधी लूट ले गए थे बाकरगंज में इसी साल जनवरी महीने में। और एक बार फिर से ये जून का महीना है, आज 3 तारीख है और यह भी आपराधिक घटना के लिहाज से रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है कि 8 किलो सोना आईआईएफएल फाइनेंस कंपनी से अपराधी लूट कर ले गए हैं। और पटना पुलिस अब लूट की वारदात के बाद पूरे मामले को लेकर एक्शन प्लान बना रही है, छापेमारी कर रही है। जो गार्ड है उनके साथ भी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर जो गार्ड है उनको मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे उनको चोट लगी है। ये देखिए, इनको सर में चोट आई है। आपको चोट कैसे लगी है बताइए? वो सर मारने से सर, क्या चीज से मारा? वो मारते मारते ठेला ना सर, चोट लग गया गेट से सर। बिल्कुल। और इनका देखिए, इनकी जो वर्दी है, इनके कई बटन भी जो है वो टूट गए हैं। कितने की संख्या में थे वो?
जी मेरे पास तो 2 आदमी थे सर। और 2 अंदर घुस गए। जी 4 थे वो। जी सर। दहशत में है गार्ड जो है निश्चित तौर पर। अब पटना के एसएसपी ने यह भी बताया कि जानकारी तो उन्हें दी गई है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार इस मामले में क्या फैक्ट सामने आता है। लेकिन जो कर्मचारी है वो लगातार मीडिया को अंदर जाने से मना कर रहे हैं, लॉक किया गया संजय, गेट हम को। देख पा रहे हैं एक कि बड़ी वो घटना गार्ड फिर से सीढ़ियों पर है, राजधानी- तो क्या इस फाइनेंस कंपनी तक पहुंचने के लिए क्या ये सीढ़ी से ही कोई व्यक्ति आ जा सकता है? और अगर गार्ड है, गार्ड कहां पर तैनात होते हैं? और क्या कितने तल्ले पर ये फाइनेंस कंपनी है, जहां पर इस कंपनी है वो कितने तल्ले पर है? बातचीत हुई थी, वो निहत्थे हैं, वो उनके पास किसी तरह का कोई वेपन्स नहीं है, कोई आर्म्स नहीं है। एक बात बताइए, यहाँ गोल्ड लोन पे दिया जाता है, आप निहत्थे यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, डंटा है सर। नहीं डंटा है एक सर। डंडा से आप अपराधियों से निपट लेंगे, आप निपट लिए आज। नहीं सर एक आपके पास कोई आर्म्स वाला गार्ड इस कार्यालय में नहीं रहता है? नहीं सर। नहीं रहता है। एम सबला क्या मतलब सर? आर्म्स हथियार के साथ कोई नहीं नहीं रहता सर, है, नहीं आप सर। अकेले रहते हैं। जी सर। अब समझिए ये कितनी बड़ी लापरवाही है विवेक। केवल एक डंडे के सहारे अपराधियों से निपटने की चुनौती निश्चित तौर पर एक लापरवाही है। और ये लापरवाही जो है, केवल एक मेटल डिटेक्टर जो है और तमाम जो चीजें हैं, इससे आप स्कैनिंग कर ले सकते हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, ये मेटल डिटेक्टर देखिए जरूर है गार्ड के पास, लेकिन ये दिखावे के लिए है। और फैक्ट में यही है कि कोई किसी तरह का आर्म्स नहीं है, कोई वेपन्स नहीं है। ऐसे में ये अपराधियों से कैसे निपटेंगे, यह बखूबी समझा जा सकता है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये अनीसाबाद इलाके में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात लापरवाही वाली बात की जिस गार्ड की वहां पर तैनाती होती है उसके हाथ में डंडा होता है और मेटल डिटेक्टर होता है, और बाहर से जो अपराधी आते हैं वो 2 लोग हथियार के साथ आते हैं और उसके बाद उन्होंने अपना काम कर दिया। तो गर्दनीबाग थाना क्षेत्र की पुलिस कॉलोनी के पास दिन दहाड़े लूट हुई है। एक और खबर हम आपको बता रहे हैं, महालक्ष्मी ज्वेलर्स जहां अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। 5 की संख्या में आए अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और चलिए सीसीटीवी के फुटेज को हम दिखाते हैं, कैसे आए और कैसे भागते हुए निकल रहे हैं। ये देखिए, ये 2 की संख्या में नजर आ रहे हैं, कुछ इनके बैग से गिरा भी वहां पर, और एक सीसीटीवी लगा था जिस वजह से इन्हें इनका पता लग पाया कि किस तरफ से किस दिशा में ये भागे। हालांकि पीछे से भी कोई व्यक्ति शोर करता हुआ नजर आता है। तो ये 2 लोग हैं जो भाग रहे हैं, उनके बैग से भी कुछ सामान गिरे जो लूट की घटना के हो सकते हैं, जो लूट की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। और पीछे से स्कूटी सवार ये व्यक्ति जो कि रुका है वो बताता है कि वो कुछ लोग भाग रहे हैं। तो नकाबपोश अपराधियों ने लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बाइक छोड़कर लुटेरे भागे हैं। अब पुलिस जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। तो पटना में अपराधियों ने गर्दनीबाग इलाके में गहने की दुकान में लूटपाट की। 5 की संख्या में आए अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि अभी जांच चल रही है। हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज, इससे कितनी मदद मिलेगी पुलिस को, यह बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि धूप तेज थी, कहीं कोई छुपा हुआ कुछ नहीं दिखता, सब कुछ उजाले में हुआ है। और दिन दहाड़े अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो सवाल खड़े होंगे, उस चुस्ती का क्या मतलब कि आपकी गश्ती और चुस्ती के बाद भी अपराधी निकल पड़ते हैं और लूट की बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, करोड़ों का चूना लगाते हैं। बोला कितना का हुआ है? कुछ बताया है? कुछ बताया है? तो एक ही थाना क्षेत्र में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। ये उस गहने की दुकान की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और जो लुटेरे भाग रहे हैं जिनका सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है, वो दोनों ही तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं। तो राजधानी में एक ही थाना क्षेत्र में 2 बड़ी घटनाएं होती हैं, करोड़ों की लूट हो जाती है और ऐसे में पुलिस की जांच जारी है। सवाल यह उठता है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है, पुलिस का जो इकबाल है क्या खत्म हो गया है? और ऐसे ही दुकानें खुलेंगी और लुट जाएंगी, इसके लिए भी लोगों को खुद ही तैयारी करनी होगी, खुद ही तैयार रहना होगा। और एक और खबर है रोहतास से, जहां विक्रमगंज में 6,19,000 की लूट हुई है और फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में दिन दहाड़े लूट की घटना। देखिए तीसरी बड़ी खबर रोहतास से, जहां पर 6,19,000 की लूट, फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया लुटेरों ने। बताया जा रहा है कि 6 की संख्या थी जिन्होंने इस लूटकांड को अंजाम दिया। यह भी फाइनेंस कंपनी है और 6 लुटेरे वहां आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं, 6,19,000 रुपए लूट कर चलते बनते हैं। हालांकि यहां भी वही कहा जा रहा है कि घटना की जांच की जा रही है
और छापेमारी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उन अपराधियों तक पहुंचा जा सके। और चलिए राजनीतिक गलियारे में प्रवेश करते हैं। तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आया है। बयान यह है कि 5 जून को महागठबंधन का सम्मेलन होगा। संपूर्ण क्रांति दिवस पर महागठबंधन एकजुट दिखेगा और सरकार के 15 साल के शासन पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। सरकार की हकीकत डेटा के साथ पेश किया जाएगा। सरकार के सभी वादे फेल हुए, यह कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। और तेजस्वी ने आरजेडी के प्रवक्ताओं के साथ बैठक की है। यह बताया है कि आप कहीं डिबेट में जाइएगा तो क्या बोलिएगा, आपकी पार्टी लाइन क्या है। तो इस बारे में तेजस्वी ने उनसे बात की, अपने प्रवक्ताओं से बात की। तो एक महा बैठक हुई है और तेजस्वी का एक बड़ा बयान हम आपको दिखा रहे हैं कि सरकार के काम को लेकर रिपोर्ट कार्ड अब आरजेडी की तरफ से साझा होंगे, सामने आएंगे। डेटा के जरिए इस रिपोर्ट कार्ड को पेश किया जाएगा। 15 साल के शासन में सरकार ने क्या किया, कौन सी चीजें हुई, कौन सी चीजें नहीं हुई, विकास कैसे चला, विकास क्या अवरुद्ध हो गया, कहां खामियां थी, ये सारी बातों की जानकारी आरजेडी ये देगा। तारीख 5 जून जब महागठबंधन का सम्मेलन होगा, संपूर्ण क्रांति दिवस पर महागठबंधन के एकजुट दिखने की बात कही जा रही है और सरकार के 15 साल के शासन पर रिपोर्ट कार्ड आरजेडी की तरफ पेश किया जाएगा। और ऐसे में प्रवक्ताओं को बुलाया गया और तेजस्वी ने आरजेडी के प्रवक्ताओं के साथ बैठक की है और पार्टी लाइन को समझाया है। पूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर महागठबंधन सभी लेफ्ट पार्टियां और आरजेडी द्वारा रिपोर्ट कार्ड निकाला ही जाएगा और सच्चाई जो है वो रखी जाएगी डेटा के साथ। कांग्रेस का जो है कहीं ना कहीं गायब है आपके पोस्टर से। अब कांग्रेस ये कह रही है कि महागठबंधन है नहीं। कांग्रेस के लोगों को ये तय जो है ये खुद उन्होंने ही किया है, हमने कुछ नहीं किया। हम तो लास्ट तक फ्रेंडली तक ही रह गए, लेकिन उनके जो भी प्रभारी थे या पार्टी के लोग थे उनका क्या बयान आया ये तो आप लोग जानते ही हैं। और हर जगह प्रत्याशी उन लोगों ने उतारा। खैर अच्छी बात है, वो उनको लगता है कि उनकी ताकत है तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कहाँ कोई दो। और एक बड़ी खबर आ रही है महागठबंधन में फूट से जुड़ी हुई। तेजस्वी के प्रतिनिधि सम्मेलन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी भी पोस्टर में कांग्रेस को जगह नहीं दी गई। कांग्रेस ने सख्त नाराजगी जताई है। महागठबंधन बताने से कांग्रेस नाराज है। क्या आरजेडी ने कोई नया गठबंधन बनाया है? तो ये एक बड़ी खबर आ रही है महागठबंधन में टूट से जुड़ी हुई। और ये जो बड़ी खबर है वो ये है कि किसी भी पोस्टर में कांग्रेस को जगह नहीं दी गई है। बिहार में जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो चुका है। उम्मीद है कि अगले 8 से 10 महीनों में काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी जेडीयू के साथ खड़ी तो है, लेकिन भारी मन से। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे जाहिर हो रहा है कि बीजेपी साथ होकर भी इस मुद्दे पर साथ नहीं है। जातीय जनगणना में ये भी होना चाहिए, मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए। इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाए। बिहार के नौजवान सबसे ज़्यादा यूपीएससी में कम्पीट करते हैं। उस बिहार की स्थिति जाति के खेल में सिमट जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये तस्वीरें 2 दिन पहले यानी 1 जून की हैं, जब जातीय जनगणना को लेकर पटना में सर्वदलीय बैठक हुई थी। सर्वदलीय बैठक में शामिल सभी 9 दलों ने एक सुर में जातिगत जनगणना का समर्थन किया था, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। सर्वदलीय बैठक के 24 घंटे के भीतर ही नीतीश कैबिनेट ने बिना कोई पेच के उस पर मुहर भी लगा दी। लेकिन अब बीजेपी के कई नेताओं को लगने लगा है कि जातीय जनगणना समाज की सेहत के लिए ठीक नहीं और उसके खिलाफ युवाओं को आगे आना होगा।
राजनीतिज्ञों में जब दृष्टि की कमी होती है तो वो जाति संप्रदाय का नारा देकर राज्य की जनता को नए नौजवानों को उलझाना चाहते हैं। बिहार के नौजवान सबसे ज़्यादा IIT कम्पीट करते हैं, बिहार के नौजवान सबसे ज़्यादा UPSC में कम्पीट करते हैं। उस बिहार की स्थिति जाति के खेल में सिमट जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिहार के नौजवानों को जातिवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और जातिगत जनगणना संभवतः हमें उसी ओर ले जा रही है जो बिहार में एक संघर्ष की स्थिति पैदा कर देगी। जातीय शब्द को लेके अगर आगे चलेंगे तो बिहार की दुर्गति रुकेगी नहीं। ये समाज को जोड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, समाज को तोड़ने की सोच है और आज देश बिहार की दुर्गति का कारण यही है। ऐसा लगता है कि बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के साथ तो खड़ी है, लेकिन भारी मन से, क्योंकि कभी मुसलमानों की गणना तो कभी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के घुसपैठ की आशंका तो कभी समाज की सेहत को लेकर चिंता, ये सारे बयान कई इशारे करते हैं। दिल्ली से अमितेश कुमार और कैमूर से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो जातीय जनगणना पर सभी पार्टियां सहमत हैं। सरकार का दावा है कि जातीय जनगणना से विभिन्न जातियों की तरक्की होगी। सवाल है कि सरकार का मकसद गरीबों की गरीबी कम करने की है या फिर जातियों की। जातीय जनगणना पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी। राज्य सरकार 6 महीने में 500 करोड़ रुपए खर्च कर जाति आधारित जनगणना कराएगी। जातीय जनगणना पर बिहार सरकार की तरफ से प्रधान सचिव ने प्रेस नोट भी जारी किया। इस प्रेस नोट में लिखे शब्दों की भाषा पर जरा गौर कीजिए। इसमें लिखा गया है कि जातीय जनगणना से विभिन्न जातियों की तरक्की होगी। सवाल उठता है कि सरकार का काम हर कमजोर व्यक्ति की तरक्की सुनिश्चित करना है या फिर विभिन्न जातियों की तरक्की। दूसरी बात, क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है कि वो हर गरीब का ख्याल रखे? क्योंकि जब हर गरीब का ख्याल रखा जाएगा तो सभी जातियों के गरीब का ख्याल हो जाएगा, क्योंकि गरीब तो सभी जातियों में है। दरअसल जातीय जनगणना के पीछे जो मानसिकता काम कर रही है वो इस धारणा पर आधारित है कि बहुत बड़ी संख्या में पिछड़ी जातियों के लोग पिछड़े हैं और समाज में कुछ ही जाति के लोग सारा लाभ उठा रहे हैं। लिहाजा जातीय जनगणना के बाद संख्या के आधार पर जातिगत आरक्षण दे दिया जाएगा। बिहार में करीब 32 साल से पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार है। लालू प्रसाद की अगुवाई में करीब 15 साल आरजेडी की सरकार रही, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में करीब 17 सालों से सरकार चल रही है। गरीबी दूर करने के लिए 32 साल का वक्त कम नहीं होता है, लेकिन आमदनी के लिहाज से 1990 के दशक में बिहार जहां था, 32 साल बाद बिहार वहीं है। फिर विकास के पीछे जातीय आधार की धारणा कहां सच साबित होती है? अब जरा एक और बात पर गौर करिए। ऐसा नहीं है कि गरीबी सिर्फ एक या दो जातियों तक सीमित है, गरीबी सभी जातियों में है। समृद्ध माने जाने वाले सवर्णों में भी गरीबी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की। ऐसे में सवाल उठता है कि सियासी दलों का जोर गरीबी दूर करने पर क्यों नहीं है? सभी का जोर जातियों की गरीबी दूर करने पर क्यों है? क्या गरीबी दूर करना सरकार का एजेंडा नहीं रह गया है? जब गरीबी एजेंडा है तो जातियों की गरीबी क्यों ढूंढी जा रही है? क्या जातीय जनगणना से गरीबी दूर हो जाएगी या फिर जातिगत जनगणना सिर्फ जातीय राजनीति का आधार बनकर ही तो नहीं रह जाएगी? सवाल यह भी उठता है कि जातीय जनगणना से कहीं विकास का असली मुद्दा गुम तो नहीं हो जाएगा? राजनीतिक पार्टियां सियासी समीकरणों तक सीमित तो नहीं हो जाएगी? धार्मिक तुष्टीकरण के बाद जातीय तुष्टीकरण को तो बढ़ावा नहीं मिलेगा। जातियों के बीच नए मतभेद और नई समस्या तो पैदा नहीं होगी। जातीय जनगणना के बाद संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग तो नहीं होगी और जातीय आरक्षण की मांग भारत की नई समस्या तो नहीं बन जाएगी। सवाल बहुत हैं और जवाब भविष्य के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।